प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कृतिका भाग 2 का सेकेंड पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। तो संक्षेप में कमलेश्वर जी के विषय में जानते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं में संपादन का भी कार्य किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो संक्षेप में हो गया। ये इनका जो कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक, यह कमलेश्वर जी की ने नाक काटना और नाक कटना, ये दो मुहावरे जो हैं, उन दोनों मुहावरों का विस्तार से वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी सत्ता से जुड़े लोगों की मानसिकता विदेशी आकर्षण को व्यंग बनाया है। विदेशी आकर्षण कैसी मानसिकता है? स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी जो हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता विदेशी आकर्षण को नहीं समाप्त हो पाया उनके मन से। स्वतंत्र भारत में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत यात्रा पर आने वाली है। इंग्लैंड के समस्त अखबारों में उनके दौरे से संबंधित तैयारियों का वर्णन किया जा रहा है। उनका दर्जी परेशान था कि यात्रा के दौरान महारानी कौन कौन सी पोशाकें पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी अलग परेशान था। जासूस उनकी सुरक्षा को लेकर महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। उनके साथ फोटोग्राफरों का एक बड़ा दल भी आ रहा था। देसी विदेशी सभी अखबारों में दौरे से संबंधित समाचार प्रकाशित कर रहे थे। महारानी की पोशाक, उनकी जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे अखबारों की सुर्खियां बन रहे थे। यहाँ तक कि उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की जीवनियाँ तक प्रकाशित होने लगी। उनके देखरेख करने वाले, खाना बनाने वाले, उन सब की भी जीवनी प्रकाशित होने लगी समाचार पत्रों में। इतना चापलूसी होने लगा था समाचार पत्र वालों के द्वारा। लेखक पत्रकारिता पर व्यंग करते हुए कहता है कि महारानी के कुत्तों तक की फ़ोटो भी अखबार में छप गई। जो कुत्ता महारानी के साथ आने वाला था उसका भी फ़ोटो अखबार में छप गया था। कितनी चाटुकारिता पसंद करने वाले लोग हैं, यहाँ के पत्रकारिता पर व्यंग करते हुए कमलेश्वर जी कह रहे हैं। महारानी के दौरे को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोर शोर से होने लगी। दिल्ली का काया पलट होने लगा। सड़कों की मरम्मत की गई। सरकारी भवनों का रंग रोगन कर सजाया गया। सभी सरकारी भवन जितने थे सब उसको सुंदर बनाया जा रहा था, रंगा जा रहा था। सड़क सुंदर की जा रही थी। कहीं अगर टूटा फूटा सड़क है तो उसको। इतना होने पर भी जॉर्ज पंचम की नाक नई दिल्ली में नहीं थी। जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी दिल्ली में, उसकी नाक कटी हुई थी। यही सबसे बड़ी परेशानी का कारण था। जॉर्ज पंचम की नाक की भी एक कहानी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्तियों को हटाने के लिए आंदोलन हुए, बहसें हुई, भाषण दिए गए। सत्ता पक्ष के लोग उनसे प्रेम करते थे, उनकी मूर्ति हटने नहीं देना चाहते थे, जबकि विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि मूर्ति लगी रहे, उसे हटा दी जाए। कई भाषण हुए, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। पक्ष विपक्ष दोनों लोग खड़े हुए। जो लोग मौन रहे वे दोनों तरफ थे, मूर्ति हटाने के पक्ष में भी और नहीं हटाने के पक्ष में भी। मौन रहने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, पक्ष और विपक्ष से मौन रहने वालों की संख्या ज़्यादा थी। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए, फिर भी उनकी नाक गायब हो गई। इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक के न होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। देश की भलाई चाहने वाले की बैठक बुलाई गई। मामला उनके सामने रखा गया कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक कट जाएगी। उच्च स्तर पर विचार विमर्श हुआ कि हर हालत में इस नाक का
होना आवश्यक है। एक मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया गया। उसे कहा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा नाक तो लग जाएगी, परंतु उसे यह पता होना चाहिए कि लाट, ये जो मूर्ति बनाई गई है, ये मूर्ति किस समय की है, किस पत्थर श्रेणी से उन पत्थरों को लेकर के तराशा गया है, उस पत्थर श्रेणी का जब पता चल जाएगा तभी संभव है, ऐसे संभव नहीं है। इस लाट में कौन सा पत्थर लगा था और कहाँ से लाया गया था। सत्तारूढ़ मौजूद व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग ने इस समस्या का हल खोजने के लिए एक क्लर्क को यह काम सौंप दिया कि उस समय जब मूर्ति बनाई गई होगी तो निश्चित रूप से किसी फाइल में रख दिया गया होगा कि कहाँ से पत्थर मंगाया गया था, किस मूर्तिकार ने बनाया था, इत्यादि सारा ब्यौरा क्लर्क को सौंपा गया कि ये ढूंढ करके निकालो कि किस मूर्ति से लिया गया, कहाँ का पत्थर है ये। क्लर्क ने फाइलें टटोली, उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने कमेटी को बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यहाँ भी व्यंग किया जा रहा है क्लर्कों पर, सरकारी व्यवस्था पर, कि कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं रखा जाता है, सारी फाइलें हजम कर जाती है। वो क्लर्क फाइलों में नहीं ढूंढ पाया, फाइल मिली ही नहीं, अर्थात फाइलों से इससे संबंधित सारे कागजात गायब थे। सत्ता पक्ष के लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके बाद उन्होंने एक विशेष कमेटी बना करके उसके जिम्मे नाक लगवाने का काम सौंप दिया गया। व्यंग यह है कि वर्तमान व्यवस्था में फाइलों से कागज़ गायब हो जाते हैं। काम के लिए कमेटी दर कमेटी बनती रहती है, परंतु काम नहीं होता है। सब वैसे के वैसे पड़ा रहता है, सब केवल फाइलों में ही होता रहता है। इस पर भी व्यंग किया गया है और फाइलें गायब हो जाती हैं। कमेटी ने मूर्तिकार को बुलाया, उसे बताया कि पत्थर की श्रेणी का पता तो नहीं चल पाया है कि कहाँ से पत्थर मंगाया गया था। मूर्तिकार ने कहा आप परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान का प्रत्येक पहाड़ जा कर के ऐसा खोज करूँगा। मैं भारत में जितने पहाड़ हैं सारे पहाड़ों पर जा कर के उन पत्थरों को लेकर इस मूर्ति के पत्थर से मिलाऊंगा और मैं ढूंढ निकालूंगा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ और पत्थरों के खादान पर गया, परंतु उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। उसने सभापति को बताया तो वे नाराज़ हो गए। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर आपको इजाज़त हो तो उन्हीं मूर्ति से किसी नाक को लगा दिया जाए, लाकर किसी के साथ अगर मैच हो जाता है तो इस नाक को ठीक ठीक बैठ जाए उसे उतार लिया जाए। जो नाक इनकी इस मूर्ति पर ठीक बैठ जाए उसको उतार लिया जाएगा उस मूर्ति से। सभापति ने मंजूरी, मूर्तिकार को बड़ी सावधानी से यह काम करने की अनुमति दी। अनुमति तो दे दिया जो सभापति थे कि ठीक है, लेकिन बड़ी सावधानी से ये काम करना, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लोग जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए अपने देश के अपने क्रांतिकारियों के नाक को भी कटवाने के लिए सत्ता पक्ष तैयार था। यहाँ व्यंग कर रहे हैं इस पर। मूर्तिकार ने देश के विभिन्न भागों में जाकर देश के सभी प्रमुख नेताओं की नाक नापी, लेकिन उन सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अर्थात जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से बढ़ करके भारत के जो भी नेता थे उन सभी नेताओं की प्रतिष्ठा, नाक उन जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यहाँ व्यंग करते हुए बता रहे हैं लेखक। अतः वह निराश लौट आया और सभापति को सारी बातें बता दी। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में जो आंदोलन में भारत के कुछ युवक बच्चे शहीद हुए थे, उन शहीद बच्चों की मूर्तियां वहां पर लगी हुई है। अगर आप आदेश दें तो उन मूर्तियों के नाक हो सकता है किसी से मैच कर जाए, मैं उसे ले करके लगा दूं। वह बिहार पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि बच्चों की नाकें भी इनसे कहीं बड़ी बैठती है, बच्चों की नाक भी इस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले लोग थे, क्रांतिकारी थे, भले ही वो बच्चे क्यों न हो, उनकी प्रतिष्ठा भी जॉर्ज पंचम की नाक से, जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से अधिक थी, बड़ी थी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। यह बात फिर सत्ताधारियों तक पहुंची, वे परेशान हो गए और उनकी जो चापलूसी की मानसिकता थी वो और अधिक जाग गई। और फिर महारानी का स्वागत कैसे होगा, और वो सोचने लगे कि महारानी का स्वागत कैसे होगा, महारानी क्या सोचेगी कि जॉर्ज पंचम
क्या नाक ही नहीं है मूर्ति पर। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, मूर्तिकार बेचारा मजबूर था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो गरीब था, पैसे से लाचार था, उसे पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने हार नहीं मानी। उसने सुझाव दिया, अगला सुझाव देता है कि चूँकि नाक लगाना आवश्यक है, इसलिए मेरा सुझाव है कि 40 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कोई एक जिंदा नाक ही काट करके लगा दी जाए। ये प्रस्ताव रखा सभापति के सामने। मूर्तिकार को इसकी भी अनुमति मिल गई। अखबारों में छपा कि नाक की समस्या हल हो गई। अखबार वालों ने छाप दिया कि नाक की जो समस्या थी मूर्ति पर लगने की, वो हल हो गई है, मिल गया है नाक। अंत में अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ कि जॉर्ज पंचम की जो लाट को जिंदा नाक लगाई गई। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी है, स्टैचू लगी हुई है, उस मूर्ति पर जिंदा नाक लगा दी गई है, जो पत्थर की कतई बिल्कुल नहीं लगती है। उस दिन समाचार पत्रों में किसी उद्घाटन, किसी सार्वजनिक सभा की, किसी के अभिनंदन, किसी के स्वागत समारोह आदि का समाचार नहीं छपा। जिस दिन महारानी एलिजाबेथ आई थी, उसके अगले दिन जब अखबार छपा तो कहीं कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कहीं कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, अर्थात अखबार उस दिन मौन थे। अखबारों ने कुछ नहीं छापा, कुछ नहीं लिखा, ना ही किसी का ताज़ा चित्र छपा था। सब अखबार खाली थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारे अखबार खाली हों। अखबार में कुछ छपा ही नहीं उस दिन अखबार ने कुछ छापा ही नहीं। उनके अंदर भी ज़मीर जगा, देशभक्ति जगी, और चापलूसी जो करते आ रहे थे उसको छोड़ करके उस दिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में किसी भी तरह का कोई समाचार नहीं छापे। लेखक कहते हैं कि उसे ज्ञात नहीं ऐसा क्यों हुआ, उसे पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। लेखक ने लिखा, लेखक ने इस प्रकार पत्रकारिता की सार्थकता और व्यावसायिक पत्रकारिता को अपने व्यंग का पात्र बनाया है, और इस कहानी में बड़े व्यंग के माध्यम से लेखक ने इसे समझाया। यह कहानी पूरी तरह से एक व्यंग है हमारी सरकार पर और सरकारी कार्यालयों पर, चापलूसों पर, दूसरे देश के राजा की, महारानी की चापलूसी करने के लिए अपने नेताओं तक के मूर्ति का नाक कटवाने को तैयार हो गए, क्रांतिकारियों के नाक कटवाने को तैयार हो गए, यहाँ तक कि जिंदा नाक कटवाने को भी तैयार हो गए, ताकि चापलूसी पूरी हो सके, महारानी एलिजाबेथ खुश हो जाए। अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान की कोई चिंता उन्हें नहीं है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी हैं। इसी पर व्यंग करते हुए कमलेश्वर जी ने लिखा है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि समझ में आई होगी। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।